हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देखेंगे 2023-24 के लिए बिहार का जो एसआई सोल पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो निकाला है बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक, जिसको कवर किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो 2001 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 25 सेट है सॉल्व पेपर, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, पीडीएफ तो हम मानते हैं कि सबके पास होगा, लेकिन पीडीएफ में पढ़ा नहीं जाता है, तो इसको सेशन वाइज हम लोग करेंगे तो आसानी से ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छे से आप लोग को कवर भी हो जाएगा कि 2001 से लेकर 2022 तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, इसमें हम लोग जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा वो कवर नहीं करेंगे, तो लगभग एक सेट में 40 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला सेट, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 12/2001 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग मैथ का डिस्कशन नहीं करेंगे और दूसरी बात है जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2001 के अनुसार पूछा गया होगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से किसे भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी एक राजनेता, उद्योगपति एवं शिक्षाविद थे। उन्हें भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है और उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था राष्ट्र गोफ्तार। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक और है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दूसरा बुक है, तो इसको भी याद रखना है, अक्सर ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम ये भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है इसमें किसने आनंद मठ लिखा? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? एक उपन्यास है ये, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। 19वीं शताब्दी के विद्वान और कवि तथा उपन्यासकार 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे 1882 ईस्वी में आनंद मठ के उपन्यास जो है उसमें प्रकाशित किया गया या सम्मिलित किया गया था। आनंद मठ में एक विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह भी पूछता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर 1800 के बीच ये विद्रोह हुआ था। इसका भी उल्लेख आपको आनंद मठ बुक में मिलेगा। यह विस्थापित किसान और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिक का एक विद्रोह था जिसे वैरेंग हेस्टिंग, देखिए ये भी पूछता है कि किसके द्वारा ये जो है सन्यासी विद्रोह दबा दिया गया था, तो वैरेंग हेस्टिंग के द्वारा ये दबा दिया गया था। और भी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसकी और भी कौन सी रचना है, तो ई रचना याद रखिएगा, कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ, ये प्रसिद्ध रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी, जिसको गर्म दल कहा जाता है, नरमपंथी, जिसको ठंडे दल कहा जाता है, ये दोनों अलग कब हुए थे? तो ये अलग हुए थे 1907 के सूरत सेशन में। ठीक है, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत सेशन अधिवेशन आयोजित किया गया था। उसी में नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था, यानी उदारवादी और उग्रवादी के रूप में अलग हो गया था। विभाजन का मुख्य कारण था कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता थी, उदारवादी लोग चाह रहे थे कि रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि उग्रवादी चाह रहे थे लाला लाजपत राय को बनाया जाए अध्यक्ष। बट क्या हुआ कि लास्टली जो बने तो रास बिहारी बोस ही बने अध्यक्ष और फाइनली कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें कहा जा रहा है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम कृष्ण वर्मा जो है लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 में तथा इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कहा जा रहा है अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो प्रस्ताव था कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता थी उस टाइम में कांग्रेस के, उसी टाइम में यह अधिवेशन हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिए हुए थे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? तो दादा भाई नौरोजी जो है ये नरमपंथी थे। बाकी जो है लाल बाल पाल के नाम से आप लोग जानते होंगे, ये गर्म दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, जो कि 1907 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल अलग हुए थे। और अगर हम लोग नरम दल के और भी नेता की बात करें, जिसमें दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता आदि जो है ये नरम दल के लीडर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें कहा जा रहा है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और देखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा ये होम रूल लीग चलाया गया था, ये मूवमेंट चलाया गया था। तो वर्ष 1916 में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ था वो तिलक के द्वारा किया गया था पुणे में, मतलब अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया गया था। फिर बाद में सितंबर 1916 में अड्यार यानी मद्रास वाले रीजन में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर और इसमें कहा जा रहा है इंडियन नेशन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में, ठीक है। और कौन किए थे? तो ये किए थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था है, मतलब उससे पहले बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। मतलब कांग्रेस की स्थापना से पहले इंडियन नेशनल यूनियन बने हुए थे। इसके संस्थापक थे ए ह्यूम और हेनरी कॉटन, जो 1884 ईस्वी में इनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था ये। जैसा कि आप लोग को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा जो हुई थी 31 दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था और इनके अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी में डिसाइड किया गया था कि जो 26 जनवरी है, हर साल 26 जनवरी को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पहली बार आयोजित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा जा रहा है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुआ था। सही आंसर इसका बी है। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक यह अस्तित्व में रहा। और अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य जो है वायसराय कार्यकारी परिषद करती थी, ये भी आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, इसी के चलते जो है विरोध किए थे भारतीय। इसका देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को किया गया था। ये भारत आते आते जो इनका टाइम था 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। क्वेश्चन है 12 नंबर, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा कर दिया गया था, इसीलिए यदरवा जेल में इनके द्वारा जो है आमरण अनशन किया गया था। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, तब जाके अपना फास्ट तोड़े थे ये। तो वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम में थे रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसके आधार पर उन्होंने मुसलमान, ईसाई, सिख, एंग्लो भारतीय, पारसी, दलित, महिला के लिए एक प्रांतीय विधानमंडल में एक पृथक निर्वाचित प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन पर चले गए थे यदरवा जेल पुणे में, यहीं पे आरंभ किए थे। और उसके पश्चात क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद ये क्या जो है फास्ट जो है तोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, यहाँ पे गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी, जिनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, उनका नाम था लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल थे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते एक बार। तो देखिए, अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ भाई? तो सैन फ्रांसिस्को में किया गया था 1913 ईस्वी में। तो ये 1913 आपको याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। बेसिकली ये किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करने के उद्देश्य से। अमेरिका में रह के भारतीयों को संगठित करना था इनका मेन काम। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष थे सरदार मोहन सिंह भाकना जी थे। उसके बाद केसर सिंह जो थे उपाध्यक्ष थे और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 में उर्दू में निकाला था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बम्बई अधिवेशन में किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होनी थी। उससे पहले ही
सबको अरेस्ट कर लिया गया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिए थे। अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो सही आंसर हो गया 15 का भी। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये लाइन देख लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 55 में मेंशन है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी वो मेंशन है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 54 में क्या मेंशन है? तो राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 में क्या है? इम्पीचमेंट, जिसको महाभियोग के नाम से हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कैसे इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जाएगा राष्ट्रपति पे, तो वो किस में मेंशन है? एक आर्टिकल नंबर 61 में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो ये डी नंबर आप देख रहे हैं, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा नहीं है, ये गलत है, बाकी सब जो है सही है। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के निम्नलिखित योग्यताएं वर्णित है। याद रखिएगा योग्यताएं किसमें है? राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 में। क्या कहता है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा का निर्वाचित होने का एक योग्यता रखता हो, चुनाव के समय में वो लाभ पद धारण न करता हो, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य संघ की मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाना चाहिए। कितने दिन पहले? तो 1 महीना पहले की जाना चाहिए। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन का उपबंध है भारत शासन अधिनियम 1955 के लिए, जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित है। 3 प्रकार के आपातकाल है, जैसे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। तो ये 3 तरह का आपातकाल का मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्री का परिषद जो है कैबिनेट से एक बड़ा निकाय है या एक बड़ा संस्था है, ऐसा कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें कहा जा रहा है राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है या आता है? तो राज्यपाल का वेतन जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। याद रखना है आप लोगों को, राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल के वेतन, भत्ते एवं ऐसे विशेष अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है जो राज्यपाल परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में निर्दिष्ट है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये बात अनुच्छेद 158 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाएंगे। और वर्तमान में राज्यपाल की सैलरी कितनी है या वेतन कितना है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपडेट होके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 3.5 लाख रुपया, तो उस टाइम के हिसाब से हो सकता हो। तो वर्तमान में कितना है मुझे भी अपडेट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें कहा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल जिसके पास बहुमत है उसी को सत्ता दल कहा जाता है। तो सत्ता दल का ही एक आदमी को प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी पीछे हम क्वेश्चन भी पूछे थे ये कि किस अनुच्छेद के तहत जो है एक ही आदमी को 2 राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 153 में मेंशन किया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। हाँ, नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा 22 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य जितने भी होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि वर्तमान में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है और कितने अभी सदस्य हैं, क्योंकि अभी 2-4 सदस्य इनको नियुक्ति भी हुई है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या था? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए, ठीक। चलिए संघ एवं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया और प्रावधान जो है अनुच्छेद 317 में मेंशन किया गया है, जिसके तहत संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को केवल राष्ट्रपति
याद रखिएगा, राज्यपाल नहीं। अगर राजबला भी हो तो राज्यपाल नहीं कर सकता है। स्टेट पीएससी भी हो, उसके भी अध्यक्ष हो तो उसको भी राज्यपाल नहीं हटा सकते। हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। और कब हटा सकते हैं? जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट यानी सलाह, जो कि बाध्यकारी होता है, वो भेजता है। तब जाके राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। 23 नंबर में कहा जा रहा है भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा ये यूज किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिकल रिव्यू जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनी की संवैधानिकता का परीक्षण करती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और भारत में भी है। साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन यानी पुनरीक्षण की व्यवस्था जो यूएस के संविधान से ही लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, जुडिकल रिव्यू जो है कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें कहा जा रहा है राज्य में राज्यों को प्राप्त है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो राज्यसभा में राज्यों के क्या प्राप्त है? तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि करना जो राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित नियम संबंधित चौथी अनुसूची में वर्णित है। तो ये भी याद रखिएगा, जो सीटों का जो बंटवारा है वो किसमें? चौथी अनुसूची में ये बात मेंशन है, जो कि सीट का आवंटन होता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में सर्वाधिक सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? 41 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। कैसे वर्णित करता है? तो क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ के रूप में। भारत जो है क्या है? एक राज्यों का संघ है। ये तो इसका सही आंसर हो गया आपका बी। भारत जो है राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है संविधान हमारा। तो भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है हम लोग को। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर है 26। इसमें कहा जा रहा है भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं कहाँ से? मंत्रिपरिषद में अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं लोकसभा से। सही आंसर हो गया इसका ए। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। स्टेटमेंट देख लीजिए, मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा वो प्रधानमंत्री के सलाह पे होगा और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उनके कृत्यों से संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रण देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अधिकतर सदस्य जो है लोकसभा से लिए जाते हैं, किंतु यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है कि अधिकतर जो सदस्य है वो लोकसभा से होंगे। ये वर्णन नहीं किया गया है। परंपरागत रूप से ऐसे पालन किया जाता है। समांतर लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी का सरकार बनता है, तो सरकार उसी की बात मतलब मानती है, या कह सकते हैं उसी से ज़्यादा लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। तो ये भी याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 27। इसमें कहा जा रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, क्या अर्थ है इसका? कि वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए एक दूसरे विभाग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे कार्यों के लिए विधायिका या संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः कह सकते हैं यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। नंबर है 28। इसमें कहा जा रहा संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है? तो ये क्या था? 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बेसिकली संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद कितना है? 300 का। इसके तहत एक विधिक अधिकार है,
जो संपत्ति का अधिकार जो है अब विधिक अधिकार रह गया है, ये मौलिक अधिकार से हट गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जब मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तब टोटल कितने मौलिक अधिकार बचे हैं हमारे संविधान में? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 सितंबर 1995 को किसके फैसले में एक बिना, अच्छा चलिए देखिए, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। आप 30 नंबर भी करंट अफेयर है, ये उस हिसाब से पूछा गया है क्योंकि 2001 का करंट अफेयर है, करने से कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पर। 31 नंबर भी देखिए 2002 का पूछा गया है यहाँ पर, तो ये भी नहीं करना है। नंबर भी सेम करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये लाइन देख सकते हैं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया गया था। 33 नंबर भी हालांकि करंट अफेयर ही है, लेकिन एक बार देख लीजिए आप लोग। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो जो 28वां राज्य बना था वो कौन था? तो वो था झारखंड। जो कहाँ से अलग हुआ था ये? झारखंड, बिहार से। डेट क्या है इसका? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड बिहार से, और 28वां राज्य के रूप में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में आया था, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, तो जब ये राज का दर्जा हट गया और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तब हमारे देश में 28 राज्य बच गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बच गए, जब दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली दोनों एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गए तब। ठीक है, देखिए यहाँ पे 34 नंबर भी देखिए क्या है, ये तो करंट अफेयर ही है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे अभी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? देखिए ये तो 2001 के टाइम में कोई भी नहीं जीता था, लेकिन 2001 के बाद अगर हम लोग बात करें तो 2009 में जो है यहाँ पर मिला था, एक जिनका वैज्ञानिक का नाम है वेंकट रमन रामाकृष्णन को दिया गया था, तो 2009 में। ठीक, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी ये नहीं याद रखना आप लोगों को। हालांकि करंट अफेयर ही है, इसको नहीं पूछना है। उस टाइम में कौन उपराष्ट्रपति थे संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो ये तो याद रखना हमको लगता है बेवकूफ़ी होगा। 36 नंबर भी देखिए, इसमें पूछ रहा है कि ये भी करंट अफेयर, इसमें पूछा जा रहा है अभिनेत्री किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार 4 बार मतलब प्राप्त किया है? तो ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है, 2001 के टाइम में। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो देखिए बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है ये असम राज्य से। सही आंसर इसका ये हो गया। असम में और भी बहुत सारे नृत्य यहाँ पे होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें नृत्य बिहू होता है, नाग नृत्य होता है, काली गोपाल होता है, तो ये सब जितने लोक नृत्य देख रहे हैं वो सब कहाँ पे आयोजित किया जाता है? असम में। यहाँ पर भी 38 नंबर आपका फिर करंट अफेयर यहाँ पे पूछ दिया है कि 2000 में बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें कहा जा रहा है एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो कौन है? तो वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है नेल्सन मंडेला को। उस टाइम में एक ही दिया गया था, लेकिन और उसके बाद भी मिला है एक खान गफ्फार, अब्दुल गफ्फार खान को। ये अफ्रीकी नेता हालांकि पूछ रहा है, तो एक पाकिस्तानी थे खान गफ्फार, अब्दुल गफ्फार खान, उसको भी मिला है। तो देखिए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता थे जिन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास का जो लेखक है तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, तस्लीमा नसरीन। नंबर 41 है, इसमें कहा जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 27 सितंबर को। सही आंसर इसका सी हो गया। और 2001 में जब मनाया गया था, तो ये 2001 या अभी का तो जो करंट में है वो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2023 में मनाया गया, तो उसका थीम क्या था ये देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन ये इतना आपको यहाँ इस क्वेश्चन में याद रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी या हो गई थी, कब से कब तक जो समय था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना का था, तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि अभी आप लोग को पता है कि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेकर प्रारंभ हुई थी, और मतलब 2000 से 2007 तक 5 सालों की अवधि होती है, इसमें चली थी ये योजना। 5 अक्टूबर 2002 को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का था, और यहाँ से जो है ये पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर आ जाता है कौन सा? नीति आयोग, जो कि 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो चलिए
उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। इनका याद रखिएगा। उद्गम स्थल जो इसका है मध्य प्रदेश है, मऊ जिले कह सकते हैं, वहाँ पहाड़ी है, जानपा पहाड़ी वहीं से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा, भूमि के चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक कौन सा राज्य है। तो देखिए गुजरात का तो कोस्टल लाइन है, गुजरात होगा नहीं, आंध्र प्रदेश का भी कोस्टल लाइन है, पश्चिम बंगाल का भी कोस्टल लाइन है, लेकिन बिहार का कोस्टल लाइन नहीं है। तो बिहार जो है एक लैंड लॉक स्टेट है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो ये किसके साथ है, तो ये है पश्चिम बंगाल के साथ। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जो बनाया गया था दामोदर घाटी परियोजना, ये अस्तित्व में आया था। और जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत एक ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल, गैस तीनों स्रोत से विद्युत उत्पन्न की जाती है। नंबर है 46, इसमें कहा जा रहा कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा आता है, डाक पिन कोड की व्यवस्था जो है ये 15 अगस्त 1972 से लागू की गई थी। जो पिन कोड अभी देखते हैं जिनका भी जो हो, भारत में 9 डाक पिन क्षेत्र है, जिसमें पिन क्षेत्र 8 में बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। सेकेंड पिन जो क्षेत्र है वो है यूपी और उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया बी। जैसे किसी का होता है पिन कोड, जैसे हम लोग का है 84 74 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें कहा जा रहा भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। तो भारतीय क्षेत्र में कौन सा 2 ज्वालामुखी जो है द्वीप है, तो कौन सा इसमें ज्वालामुखी द्वीप है जो भारत में भारतीय क्षेत्र में है। तो ये यहाँ पे दिख सकता है आपको, नरकोंडम और बैरन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है। ये दोनों ज्वालामुखीय द्वीप है। ठीक है, और ये सक्रिय है। दूसरा जो है ये उत्तरी अंडमान में है। नरकोंडम जो है कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है और ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर है 48, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुणांक के अंतर में रहता है। तो ये है जो 4 मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री जब आप खिसकेंगे देशांतरीय रूप से तो आपका 4 मिनट में जो क्या है फर्क आता है। जैसे अगर हम लोग ग्रीनविच टाइम से अपना इंडिया का टाइम देखें तो 5 घंटा 30 मिनट है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। देखिए ये डेटा तो उसी टाइम का होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, लेकिन इसको थोड़ा अपडेट हो लीजिएगा कि अभी के अनुसार सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है 50। इसमें कहा जा रहा भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। ठीक है, तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा को टच करते हुए निकल जाती है। ये उड़ीसा को टच नहीं करती है, बाकी गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के से होकर गुजरती है। बेसिकली ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कौन कौन से, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है एवं मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, पृथ्वी और सूर्य सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। तो ये कब न्यूनतम दूरी रहती है, तो ये कह रहा 3 जनवरी को। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है, अर्थात उपसौर स्थिति में रहता है। तो याद रखिएगा, जब सबसे नज़दीक होगा तो उपसौर कहा जाता है, सबसे दूर रहेगा तो अपसौर कहा जाता है। तो ये सबसे दूर वाली जो है 4 जुलाई को घटना होता है ये, और सबसे नज़दीक वाला जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जब सूर्य होगा, न्यूनतम दूरी होगा, तो उसको कहा जाता है उपसौर। और ऐसा घटना कब होता है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, कब रहती है। अभी हम लोग देखे थे 4 जुलाई को, और इसको क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। जब नज़दीक होगा तब क्या कहेंगे, उपसौर कहेगा। ऐसा घटना कब होता है, ऐसा घटना होता है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कथन दिया हुआ है, कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, और कारण है इसका, यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। तो देखिए दोनों कारण और जो कथन और कारण जो है दोनों सही है। काली मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है, मतलब पोटास सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी में, जिसके कारण जो कपास की खेती ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा के विखंडन से हुआ है। इसे रेगुर नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सा है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 54 भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कथन में अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं, और इसका कारण दिया हुआ अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर है। तो देखिए दोनों जो है मतलब कारण, कथन और कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। अरावली के पश्चिम में, मतलब इसका आंसर हो गया आपका ए। इसमें कहा जा रहा है अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्योंकि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर हो जाती है, जिससे क्या होता है, हवा का ठहराव ही नहीं हो पाता है, हवा निकल जाती है, जिसके चलते बारिश होता ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55, और इसमें कहा जा रहा है जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कुल जैव विविधता का संरक्षण। तो सही आंसर इसका हो गया 55 का सी। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना भारत में जैव विविधताओं के संरक्षण और कानूनी तौर पर स्थापित संरक्षित क्षेत्र, मतलब ऐतिहासिक रूप से जैव विविधता के संरक्षण के संपूर्ण महत्वपूर्ण साधन है। संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो इस उत्तर प्रदेश के साथ है। ठीक, जब आप बिहार का मैप देखेंगे, बिहार का मैप आप देखेंगे इसी करके, तो यहाँ पे गंडक नदी है और ये उत्तर प्रदेश, इस साइड उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है। तो गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, गंडक परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1961 में। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की एक सम्मिलित परियोजना है तथा इसमें नेपाल को भी लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाइहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत की यात्रा पर आए थे। तो इसका सही आंसर हो गया बी। फाइहान भारत की यात्रा अपने आने वाला पहला चीनी यात्री था, यानी भिक्षुक थे, बौद्ध धर्म जानने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और उसके बाद है उसकी यात्रा जो समय है 402 ईसा है। भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय उस टाइम में शासक थे। तो सही आंसर हो गया आपका भी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर है 58। इसमें कहा जा रहा है अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। तो अजंता का जो है जातक कथाओं को जो ये चित्रण करता है। अजंता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सह्याद्री वाली पहाड़ी वाली स्थिति में अजंता के गुफाएं हैं, जिसमें 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुफाओं की दीवार तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जो है जातक कथाओं से जुड़ी हुई है। विहार शब्द का अर्थ क्या है? तो विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो गया इसका सही आंसर हो गया 59 का ए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। विहार शब्द का अर्थ होता है पर्यटन होता है। प्राचीन काल में बौद्ध मठ या विहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम विहार पड़ा था, जहाँ पे बेसिकली बौद्ध भिक्षुक रहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पशुपति की पूजा यहाँ पर प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके सिर पर 3 सिंह है। दाहिने तरफ एक हाथी और एक बाघ, और बाईं तरफ एक गेंडा और भैंस खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार समृद्ध है क्या चीज़ में? खनिजों में। देखिए 2001 की बात हो रही थी, तो उस टाइम में 2001 से पहले झारखंड और बिहार एक ही था, तो उस टाइम में खनिज बहुत हुआ करता था। अगर अभी के अनुसार हम लोग देखें क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। 62, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है बिहार, पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। बिहार की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 10.41 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका याद रखिएगा, इसका हो गया आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा जिला है? देखिए इसमें आप लोग छांट भी सकते हैं। कटिहार, पूर्णिया एवं किशनगंज जो है इसका सीमा रेखा जो पश्चिम बंगाल से साझा होता है। तो सही आंसर हो गया कटिहार, पूर्णिया एवं किशनगंज। क्वेश्चन नंबर है 64। इसमें पूछा जा रहा है बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं?
तो इसमें देखिए मुंगेर और गया बनाते हैं, भोजपुर जहानाबाद तो बीच में आ जाता है, बेगूसराय खगड़िया होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो गया मुंगेर और गया जो है बिहार से अपना सीमा रेखा बनाते, सॉरी झारखंड से सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो वो 2 स्थान हैं गया व कटिहार। बिहार राज्य के मुख्य उद्योग है, जैसे मुंगेर की अगर हम लोग बात करें तो मुंगेर में सिगरेट कारखाना, सिगरेट कारखाना है, बंदूक फैक्ट्री है, औरंगाबाद में सीमेंट का कारखाना है, भागलपुर में सिल्क का उद्योग है, गया में पेय पदार्थ है, कटिहार में प्लास्टिक उद्योग, पटसन कारखाना वगैरह आदि है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ये गया व कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो कहाँ पर था हरियंका वंश का राजधानी? तो ये राजगीर, जिसको गिरिराज कहा जाता है, वहाँ पर थे। मगध साम्राज्य जो पहला साम्राज्य था हरियंका वंश, उसका अपना राजधानी बनाए थे राजगीर को, जिसको गिरिराज कहा जाता है। और इसका वास्तविक संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, और 544 से लेकर 592 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। हरियंक वंश की स्थापना हुई थी, इसे गिरिराज या राजगीर के अपनी राजधानी बनाया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए थे? तो इसका सही आंसर है बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भारत में सिक्कों का निर्माण 6ठी शताब्दी, मतलब 6ठी ईसा पूर्व हुआ, शताब्दी ईसा पूर्व हो गया चुका था। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे चांदी के सिक्के का निर्माण हुआ करता था। भारत में प्रथम सिक्के बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाए गए थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन किया गया था, जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तो सही आंसर इसका हो गया आपका डी, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसमें कहा जा रहा है हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो देखिए हर्षवर्धन जो है उनका कार्यकाल 6 से लेके 647 ईसा तक रहा था, ईस्वी तक रहा था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था ये, जिसने आर्यवर्त पर शासन किया, मतलब पूरे भारत पर शासन किया था। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेसर से कन्नौज, याद रखिएगा थानेसर से कहाँ ला लिए, कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। और इसके प्रियदर्शिक, रत्नावली और नागनंद 3 ग्रंथों एक नाटक का रचना है, ये आप याद रखिएगा। प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागनंद, ये 3 जो रचना है वो हर्षवर्धन का है। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संरक्षक थे, मतलब किसको मानते थे? महायान शाखा, हिनायन और महायान थे, तो महायान थे, तो महायान शाखा को मानने वाले ये थे। तो याद रखिएगा इसका 68 का सही आंसर हो गया थानेसर से कन्नौज। नंबर है 69, इसमें कहा जा रहा है किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो ये माना जाता है 1991 को। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए थे। इसमें विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण और सुधार और विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक का इनका समय था। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का विचार अपनाया गया था। तो ये याद रखना है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विचार जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? तो देखिए ये कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में है। भारत का अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में इसका एक्सपेंशन है। और देशांतर विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। 71, इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो जिंक जो है ये मिश्र धातु नहीं है, एलिमेंट है। 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्व के जब मिल के बनता है तब उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, लेकिन जिंक जो है एक सिंगल उसमें है, तो ये इसको नहीं बोल सकते हैं। इस्पात है मिश्र धातु, कांसा है मिश्र धातु, पीतल है मिश्र धातु, लेकिन जिंक जो है जिंक मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। 72 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है इसमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो देखिए चावल है, मकई है, मूंगफली है, सेब है। तो सर्वाधिक अगर प्रोटीन की बात करें तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक होती है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 22 से लेकर 25 सेंटीग्राम तापमान की आवश्यकता जो है, सेंटीग्रेड तापमान की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर,
इसमें कहा जा रहा है इसमें से कौन सा प्राचीन प्राचीन प्राणी है। तो देखिए बैक्टीरिया जो है एक प्राचीन प्राणी है। जीवाणु बैक्टीरिया कहा जाता है। हरित लवक या हरित को एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी होते हैं। सूक्ष्म जीव है जो कि प्राचीन प्राणी माने जाते हैं। जीवाणु को खोज जो हुआ था 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वन ल्यूकोहॉक के द्वारा किया गया था। 74 इसमें कहा जा रहा है नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि कोसों से पानी क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो सही आंसर इसका हो गया बी। जैसे हुआ अचार, चटनी, सॉस, डिब्बाबंद भोजन में नमक प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। ये छोटी छोटी कोशिकाओं से पानी खींच लेता है जिससे उसे खराब होने से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। इसमें पूछा जा रहा मरुस्थल में पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उसकी पत्ती बड़ी और चौरस होगी। नहीं, पत्ती छोटी होगी, उनकी जड़ें छोटी होगी। नहीं, जड़ें बहुत बड़ी होगी। मतलब अगर अर्थ के या धरती के नीचे जितना होगा वो उतना बड़ा होगा, ऊपर उतने ही छोटा होगा। तो उनकी पत्तियां जो है छोटी हो, ये हो सकता है उनसे अधिक संख्या में। तो ये इसका सही आंसर हो गया 75 का कौन सा, सी। उसकी पत्तियां जो होगा छोटी होगी। रेगिस्तान पौधे छोटी और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं जिसके सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्प जो सर्जन है वो होने वाली जल की हानि कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें कहा जा रहा है इसमें कौन सा कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा इसमें कौन सा है, ऊन है, नायलॉन है, रुई है, रेशम है, कौन सा है। तो इसमें जो नायलॉन जो है ये कृत्रिम रेशा है। प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के मेल से बनाए गए रेशे कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशे कहते हैं या फिर संश्लिष्ट रेशे भी कहते हैं इसको। कृत्रिम रेशों में नायलॉन, देखिए ये भी याद रखना है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये कार्बन फाइबर, ये सब जो है ये क्या है, कृत्रिम रेशा के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहा जा रहा है इनमें कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, कॉपर। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये कर्म है धातुओं का अभिक्रियाशील का कर्म है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। कॉपर का सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होता है, पोटासियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सा उर्वरक नहीं है। 78 का इसमें से कौन सा उर्वरक नहीं है। तो देखिए ये अमोनिया, यूरिया और ये DDT और अमोनिया नाइट्रेट दिया हुआ है। तो इसमें उर्वरक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अब DDT का छिड़काव होता है कीटनाशक के रूप में, तो ये क्या है, यूरिया नहीं है। बाकी अमोनिया जो NH3 होता है। यूरिया का फार्मूला जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये DDT जो है ये छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक है ये। अमोनिया नाइट्रेट भी जो है ये उर्वरक के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, जिंक सल्फेट आदि जो है उर्वरक के एक उदाहरण है, जबकि DDT जो है ये एक कीटनाशक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। इसमें कहा जा रहा है इसमें से कौन सा अनाज वाला पौधा नहीं है। तो पाट जो है ये अनाज वाला पौधा नहीं है। बाकी गेहूँ, धान और मकई जो है ये अनाज वाला पौधा है। गेहूँ, धान, मकई जो है ये पौधे जो अनाज वाले हैं, जबकि एक और बाकी जो देख रहे हैं पाट, ये क्या है, अनाज वाले पौधे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है। ग्रह, तारा, गैलेक्सी, तारामंडल। तो ग्रह जो है ये क्या है, ज्योतिहीन है, इसमें प्रकाश नहीं होता है। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों में अपनी ज्योति प्रकाश नहीं होती है, ये सूर्य से प्रकाशित होता है। तो सही आंसर हो गया ग्रह। क्वेश्चन नंबर हो गया 81। इसमें कहा जा रहा है इनमें कौन संक्रमण रोग नहीं है। तो कैंसर जो है संक्रमण रोग नहीं है। बाकी मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स जो है ये संक्रमण रोग है। तो 81 का सही आंसर हो गया बी। कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, अनुवांशिक रोग यानी संक्रामक रोग नहीं है, उसे असंचरणीय रोग कहते हैं। इन रोगों का स्थानांतरण रोगी के स्वस्थ व्यक्ति से नहीं होता है, मतलब स्वस्थ से नहीं होता है। जैसे आप किसी के संपर्क में आ गए तो उसको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है इसमें से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है। तो अमोनिया जो है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये जो है ये क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है। अमोनिया NH3 गैस को सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने नौसादर अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण हैबर, ये भी याद रखना है, अमोनिया का निर्माण हैबर प्रोसेस से किया जाता है जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। इसमें पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो रासायनिक, दूध से आइसक्रीम बनना की रासायनिक प्रक्रिया है, नहीं, यही इसका सही आंसर है। बाकी दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। दही से घी निकालना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से मक्खन निकालना ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है।
दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यह भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भौतिक गुण, घनत्व, आकार आदि परिवर्तन हो रहा है। उसे रासायनिक संगठन में नहीं रख सकते हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच यानी शीशा का। तो सही आंसर है SiO2। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच का निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ सिलिका SiO2 है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा जो है 99% होती है और ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में लोहा 0.1% से कम होता है। इसमें पूछा जा रहा है 85 नंबर में, इसमें कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी के रूप में हम लोग करते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 86 नंबर है फिजिक्स का क्वेश्चन और ये न्यूमेरिकल टाइप का है, तो ये आप लोग एक बार देखिएगा, हम फिलहाल पढ़ के और आंसर बता दे रहे हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु जो है 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने के समय कितना लग जाएगा? तो इसका आंसर दिया हुआ है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 87, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वो है, तो वो क्या है? विषाणु है, वायरस। ठीक है, विषाणु की खोज रूसी जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे इवानोवस्की के द्वारा किया गया था 1892 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, इसमें कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है ये बताना है। ये कॉर्निया जो है, ये आँख का पार्ट है, तो ये जो है पाचन तंत्र नहीं है। बाकी यकृत, पित्ताशय और आंत जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है ये सब। क्वेश्चन नंबर है 89। इसमें पूछा जा रहा है अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, कौन सा? तो कैल्शियम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का क्या? प्रतिकर्ण। ये भी सबको पता ही होगा, प्रतिकर्ण नहीं, परकिरणन। 91। अब पूछा जा रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल नहीं है? कोलाइड नहीं है, तो ये देखिए बी, फ्लोरीन जो है नहीं है, बाकी धुआं, रूबी ग्लास और दूध जो है ये सब है, कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो किसके उत्सर्जन से? तो बीटा पार्टिकल जब उत्सर्जन होगा तब क्या होगा? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। बाकी अल्फा अगर होता है तो परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों में क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान में 4 से घटेगा और परमाणु क्रमांक में 2 से घटेगा। लेकिन जब बीटा उत्सर्जन होगा तो क्रमांक संख्या में 1 बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 93, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। आकाशगंगा एक गैलेक्सी है, असंख्य तारों का एक समूह है जिसको आकाशगंगा कहा जाता है, जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिली मेखला के समान दिखाई देता है। तो याद रखिएगा आकाशगंगा क्या है? एक गैलेक्सी है। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरणन है? तो माइक्रो तरंग जो है ये लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरणन है। एक्सरे की अगर हम लोग बात करें तो एक्सरे का जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? रोंटगन थे। और पराबैंगनी किरण के रिटर थे। दृश्य की विकिरण के न्यूटन थे। माइक्रो तरंग जो लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो की बात हम लोग करते तो हेनरी हर्ट्ज थे। और रेडियो तरंग जो है उसका खोजकर्ता थे हेनरिक मार्कोनी। तो इसका सही आंसर हो गया आपका माइक्रो तरंग। क्वेश्चन नंबर है 96 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, कौन सा है? बंदर है। ठीक है, इसको देखिएगा, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो 97 का हो गया आपका, इसका सही आंसर है सी। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता हो, दिशा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। और परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे कहते हैं सदिश राशि। उदाहरण के लिए अगर हम लोग अदिश की बात करें तो शक्ति, द्रव्यमान, चाल, ये सब जो है कार्य, समय, टाइम, ऊर्जा जो भी है ये क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, किस रंग की सतह
सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण होता है या विकिरण है, तो किसका होता है? काला, काला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें कहा जा रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसमें जितना दिया गया है उसमें सबसे अच्छा चालक है कॉपर। कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। लेकिन अगर और भी बात होता है जैसे चांदी होता, तो चांदी, सोना, जस्ता, एल्युमिनियम ये सब भी होता है, लेकिन चांदी सबसे अच्छा होता है। जो ऑप्शन के अनुसार दिया है उसमें कॉपर होगा। कांच एक प्रकार का है, क्या है कि अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव, मतलब ऐसा द्रव जिसको ठोस बना दिया गया हो। नंबर, इसमें पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो देखिए इसमें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह आते हैं। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप मापते हैं। 104 नंबर, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो मोटर का काम जो है वो डायनमो के कार्य के जस्ट विपरीत होता है। 105 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है किस चीज़ से? तो परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बृहस्पति, शुक्र, नेपच्यून और मंगल। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है मंगल है। ठीक है, क्यों है? तो मंगल ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है, और इसका जो है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जैसे 23.5 डिग्री हम लोग का अर्थ झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, और ये अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये हो गया 106 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, चलती गाड़ी के डब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। इसकी व्याख्या आधारित किससे है? बर्नौली के थ्योरम पर। सही आंसर हो गया 107 का बी। जब कोई गाड़ी मतलब इसके अनुसार अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से आती है तो वहाँ पर वायु का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये इस तरह का घटना आप लोग जब ट्रेन में जा रहे होंगे तो देखे होंगे या महसूस किए होंगे। तो ये बर्नौली के थ्योरम से संबंधित है। 108 नंबर, इसमें कहा जा रहा पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है क्रिस्टल में जो है घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। सही आंसर हो गया 108 का डी। 109 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वर्षा का पानी सबसे उपयुक्त पानी होता है कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है क्योंकि इस जल में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती है। यह डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर सकता है, तो वर्षा के पानी सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर है 110, निम्न में कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो कौन सा बल है? अभिकेंद्री बल। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो वो कौन सा है? अभिकेंद्री बल। सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण होता है। तो कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण के चलते समुद्र में ज्वार भाटा या ज्वारीय तरंग उठते हैं। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बीजों के अंकुरन में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? हवा, नमी, उपयुक्त तापमान। तो देखिए ये सब चाहिए, हवा भी चाहिए अंकुरन के लिए, नमी भी चाहिए, उपयुक्त तापमान भी चाहिए, लेकिन सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 112 का डी। क्वेश्चन नंबर है 113 नंबर, किस दूध के लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो कौन सा दूध होता है? वो बकरी का दूध। सही आंसर हो गया बी, बकरी का दूध। बकरी के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है कैसे? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर में विभिन्न अंगों में कार्य में मतलब जो समानता बनाए या संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है या केमिकल के द्वारा होता है। 115, निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? पानी, बियर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले पचेगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है,
यह शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता जितनी होता है उसका 50 से 80% की मात्रा यही पूर्ति करता है। यह रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। इसका अनुपात कार्बन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। यह हमारे शरीर में अन्य पदार्थों की तुलना में जल्द से पच जाता है। इसके प्रमुख स्रोत है गेहूँ, चावल, मकई, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, दूध। ये सब है प्रमुख इसका सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 116, पौधे को जल उपलब्ध होता है किसके द्वारा? तो कोशिकाओं के द्वारा होता है। सही आंसर होगा 116 का बी। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें कहा जा रहा विकास का प्रारंभिक बल है। विकास का प्रारंभिक बल कौन सा? प्राकृतिक वर्ण। सही आंसर है 117 का बी। 18 नंबर मैथ प्रतीत हो रहा है लेकिन देखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर ए है। 119 नंबर पूछ रहा है फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के रखने के लिए जो है फसलों का जो है आवर्तन होना चाहिए, मतलब बदल बदल के फसल लगाना चाहिए। तो सही आंसर हो गया ज़मीन की उपजाऊ बनाने के लिए। 121 नंबर, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पानी शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है जो प्राकृतिक का सबसे उत्तम विलायक या सोलवेंट माना जाता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। यह एक नवजातीय शिशु के शरीर उसके भार का 75%, जबकि वयस्क पुरुषों को इसके शरीर का 60 से 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता यानी डोनर खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग हो ए बी वाले जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है? ब्लड वाला ब्लड ग्रुप ए बी वाला ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। तो 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं रखते हैं, बाकी मक्खी, मच्छर, खटमल ये सबको हम लोग कीट के अंतर्गत रखते हैं। मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी जो है अर्थोपोडा संघ का वह जीव है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों को शराब से जाल बनाती है। मकड़ियाँ परभक्षी होती है, इसमें 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मतलब क्या कहते हैं इसको? आरोपित कंपन करना, मुक्त कंपन करना। सही आंसर हो गया 124 का बी। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे मुक्त कंपन कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। 125, इसमें कहा जा रहा है 125 में भारत में मीथेन का बड़ा स्रोत है। धान के खेत का जो फील्ड होता है उसमें मीथेन गैस का बहुत बड़ा एक स्रोत माना जाता है। मीथेन गैस एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो प्राय दलदली क्षेत्र में ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थान पात्र होती है? तो ये होगा कैसा? नीला। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो न्यूटन जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी अर्ग, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक ऊर्जा का इकाई है। 128 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? शनि ग्रह जो है जितना दिया हुआ है सबसे भारी ग्रह है। प्रश्न के अनुसार सबसे भारी ग्रह शनि है, लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह जो है और सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति है। यह सौर मंडल के सभी अन्य ग्रहों के दरम्यान का लगभग 2.5 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है, जबकि शनि 6ठा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो देखिए धातु जो है ये फास्फोरस जो है ये धातु नहीं है, बाकी Hg, Mg, Pb ये सब जो है मतलब मरकरी, मैग्नीशियम, सीसा ये धातु है। फास्फोरस जो है ये धातु नहीं है। सही आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तो तांबा का जो है सबसे घनत्व जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। इसमें अगर जो जितना दिया हुआ उसमें अगर तांबा की बात करें तो घनत्व जो होता है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्युमिनियम का होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कांच का होता है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देख लीजिए। 131, निम्न में कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? तो अणु का सार्वधिक जो वेग है ये नहीं बढ़ती है। तो इसका जो है अणुओं का सार्वधिक
प्रारंभ वेग जो है ये नहीं बढ़ती है अगर आयतन को हम लोग स्थिर रख दें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? शून्य माध्यम, यानी वैक्यूम के माध्यम में कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे शून्य है, तो इस माध्यम में जो प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा। प्रकाश का चाल कितना होता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। है 133, निम्न में कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? तो ये है आपका 5000 एंगस्ट्रॉन। सही आंसर हो गया 133 का सी। डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे के नियम पर यह काम करता है। क्वेश्चन नंबर है 135, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉनो नहीं होता है। तो सही आंसर इसका हो गया 35, न्यूट्रॉनो परमाणु के कण नहीं है। गामा रे मूलतः होता है। गामा रे क्या होता है? फोटोन होता है। गामा रे मूलतः फोटोन होता है, याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरण परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर है सी। इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। 138, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आता है पृथ्वी पे, वो जो ऊर्जा का स्रोत है, मतलब क्या होता है उसमें? उसमें नाभिकीय अभिक्रिया होता है। सही आंसर हो गया 138 का बी। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया होता है, जिसमें कि नाभिकीय संलयन, ये याद रखिएगा आप लोग। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। सूर्य पर उच्च ताप और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है और हमारे पृथ्वी तक आती है। 139 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर दिया है 1/2। सॉरी, इसका सही आंसर दिया है क्या? 1/2 सी। ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट है। समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है, क्या है? तो ये है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु से बना है। फ्रियोन मुख्यतः रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। इसके अधिक मात्रा में प्रयोग से समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पर भारी मात्रा में क्षरण होता है, जिससे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण, जिसको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, वो पृथ्वी पर जीव जंतु पौधे को हानि पहुंचाता है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। दूसरा भी हम लोग क्वेश्चन पेपर लेके आ जाएंगे बहुत जल्दी, और इसको अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।